A very good morning students. सुप्रभात सभी को. As you all are aware, we are reading the chapter Resources and Development. In this chapter up till now, we have learned many things like what are the various classification of resources, how resources are found in what form, and how do we extract them, why resources are so important for us, and what is sustainable development, how we can achieve sustainable development, etc. So today we will learn about the land use pattern in India, land as an important resource, what is land degradation, and how can we conserve resources, and so on. So let's start our third part of our chapter, that is resources and development. So land use pattern in India की अगर हम बात करें तो लैंड यूज बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स से डिटरमाइंड होता है. लैंड यूज इज डिसाइडेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स सच एज फिजिकल फैक्टर्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स. द फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एसेट्रा. तो फिजिकल फैक्टर में जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसा है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, एसेट्रा. उसी के साथ साथ ह्यूमन फैक्टर्स which include population density, technological capability, culture and traditions. तो कल्चर और ट्रेडिशन, परंपराएं, किस प्रकार की तकनीक, किस प्रकार के टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से हम जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल करते हैं. द लैंड यूज डाटा इज़ ओनली अवेलेबल फॉर 93% ऑफ द टोटल लैंड एरिया. हमारा जो लैंड यूज एरिया है वो सिर्फ 93% टोटल एरिया का है, क्योंकि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पे पूरी तरह से सर्वे कर पाना एक डिफ़िकल्ट टास्क है. इसी तरीके से जो पीओके है और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर भी हम सर्वे नहीं कर पाते हैं. तो लैंड यूज़ पैटर्न जो इंडिया का है वो एक कंपैरेटिव लैंड यूज़ पैटर्न दिखा रखा है पाई चार्ट के माध्यम से. यू कैन हैव अ लुक. जनरल लैंड यूज़ कैटेगरीज 1960 to 61 और जनरल लैंड यूज़ कैटेगरीज 2014-15. इसमें फॉरेस्ट दिख रहा होगा आपको लेफ्ट साइड में, देखिए 1960-61 में 18.11%. वहीं अगर राइट साइड में उसको कंपेयर करेंगे तो ये है 23.3%. इसी तरीके से अन्य चीज़ें जैसे कि बैरन लैंड और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड देख सकते हैं आप, जो कि कम हुई है. इसी के साथ साथ जो परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड है उसमें भी कमी आई है. इसके अलावा जो नेट सोन एरिया है जो कि एक सबसे बड़ा हिस्सा है, दैट हैव ऑल्सो डिक्रीज्ड मार्जिनली. तो बहुत सारे जो आयाम हैं लैंड यूज़ के उनमें काफ़ी चेंज आया है ओवर द ईयर्स. हम अच्छी बात यह है कि कुछ प्रोपोर्शंस में जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ा पाए हैं, पर फिर भी वो अभी भी आइडियल फॉरेस्ट कवर से काफ़ी दूर है. सो इन दोनों ही पाई चार्ट्स को स्टडी करके हमने कुछ कंक्लूजन निकाला, जैसे कि द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज्ड मार्जिनली. जो एरिया है फॉरेस्ट कवर के अंडर वो थोड़ा सा बढ़ गया है. एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड. जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस हैं जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, बिल्डिंग्स है, एक्सेट्रा, उसको भी हमने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है. बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड हैज़ रिड्यूस सब्सटेंशियली. जो बैरन लैंड है या जो अनकल्टिवेबल लैंड है उसको भी हमने बहुत कम किया है. इसी के साथ साथ कल्चरेबल वेस्ट लैंड हैज़ ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड. ठीक है, जो वेस्ट लैंड्स छोड़ रखी हैं या किसी भी कारण से छूट रखी है उसको भी हमने काफ़ी कम किया है. NSA नेट सोन एरिया हैज़ चेंज्ड मार्जिनली. जो नेट सोन एरिया है उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लैंड हम इतना प्रेशराइज को कर रहे हैं, इतनी सारी ग्रोथ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत रिडक्शन तो होगा ही. बहुत सारी लैंड अनकल्टिवेबल लैंड में भी चेंज हो जाती है. इसके अलावा अगर आप बात करें नेट सोन एरिया क्या होता है,
The net sown area varies greatly from one state to another. Net sown area means the area under cultivation in a particular year. एक पर्टिकुलर ईयर में कितने लैंड पे आपने क्रॉप्स उगा रखी हैं उसको कहते हैं नेट सोन एरिया. It is over 80% in Punjab and Haryana and less than 10% in the नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर फॉरेस्ट कवर में हैं, इसीलिए वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ही कम है. इसके कंपैरिजन में अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो टोटल एरिया का मोर देन 80% कल्टिवेबल लैंड है और वहाँ पर खेती होती है. द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज़ फार बिलो डिजायर्ड लेवल. जो इंडिया में फॉरेस्ट एरिया है वो लगभग 33% होना चाहिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, पर ये लगभग 23% के आसपास है हमारे देश में, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हमें इसको आइडियल फॉरेस्ट कवर तक लेकर जाना है. सो द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू अचीव द सेम, बट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. A part of land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses. Wasteland includes rocky, arid and deserted areas. जहाँ पर बहुत ही कठिन है वहाँ पे खेती करना है, एग्रीकल्चर करना. Non-agricultural uses include settlements, roads, railways, industry, etc. आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं इमेज में. ये जितनी भी लैंड है ये नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ हो रहा है. यहाँ पर रोड्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, एसेट्रा. सो देर इज़ अ टास्क फॉर यू, देर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू. दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक itself. Try to do a comparison between the two pie charts given for land use. Find out why the net sown area and the land under forest have changed from 1960-61 to 2014-15 very marginally. Next topic we have is land degradation. क्या होता है land degradation? Soil की quality में कमियां is known as land degradation. The continuous use of land over a period of time without taking appropriate measures to control and manage it has resulted in land degradation. जो हम निरंतर ज़मीन का इस्तेमाल करते जा रहे हैं बिना किसी कंजर्वेशन मेथड का इस्तेमाल किए हुए, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं और HYV सीड्स डाल रहे हैं, जिससे बहुत तेज़ी से लैंड की जो क्वालिटी है उसमें कमी आ रही है और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग हैव लेड टू land degradation. Over irrigation is responsible for land degradation due to water logging. कई बार जब किसान बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं जितने की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा, तो जो पानी पर्कुलेट होता है नीचे वो पूरा यूज़ नहीं हो पाता है और नीचे से जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर में मिक्स होके सरफेस पर आ जाते हैं, जिससे कि वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और ये जो लैंड है ये परमानेंटली ख़राब हो जाती है. द स्प्रेड ऑफ लेयर्स ऑफ कैल्साइट एंड सोपस्टोन ऑन लैंड फ्रॉम द डस्ट रिलीज्ड बाय सिरेमिक इंडस्ट्री रिटार्ड्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. तो ऐसी लेयर्स का जम जाना ज़मीन के ऊपर जो कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, सिरेमिक इंडस्ट्रीज से निकलती हैं और वो लैंड पर एक पूरी लेयर बना देती हैं जिससे पानी आसानी से अंदर सोक इन नहीं हो पाता है. ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट भी लैंड डिग्रेडेशन का. इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन इंडिया. और भी जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे कुछ प्रमुख इलाकों में लगी हुई हैं तो उसके आसपास की ज़मीन को भी काफ़ी ख़राब किया है. ये जो वेस्ट रिलीज़ करते हैं बिना बायोलॉजिकल, फिज़िकल या केमिकल ट्रीटमेंट के, और वो सीधा जाके वाटर बॉडी में या फिर लैंड सरफेस को पॉल्यूट करता है. आगे हम बात करें लैंड कंजर्वेशन मेजर्स की. कैसे हम जो इतना लैंड डिग्रेडेशन होता रहता है और हो रहा है उसको कैसे
सही कर सकते हैं या उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले समय में हम बहुत सारी ज़मीन को वेस्ट लैंड या बैरन लैंड होने से बचा सकें. So let us look at some of the land conservation measures. The different ways to control land degradation are afforestation and proper management of grazing. Afforestation means ज़्यादा पेड़ लगाना, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो लगे हुए पेड़ हैं उनको बचाना भी. इसी के साथ साथ जो ग्रेजिंग कर रहे हैं एनिमल्स उनको एक मैनेज करना कि वो अलग अलग एरियाज़ का यूटिलाइजेशन करें अलग अलग समय पर. प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड थॉर्नी बुशेस ऑन सैंड ड्यून्स. जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स, ये आप एक डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ पर जिस खेत में खेती करते हैं किसान उसके चारों तरफ पेड़ लगाना ताकि जो लैंड है उसको होल्ड करके रखा जा सके और विंड इरोजन से स्पेशली बचाया जा सके. जो तेज़ हवाएं हैं उससे जो इरोजन होता है उससे बचाया जा सके. नेक्स्ट इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स. जितने भी वेस्ट लैंड्स हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाना चाहिए ताकि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके. अनदर इम्पॉर्टेंट वे टू कंजर्व लैंड रिसोर्स इज कंट्रोलिंग माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज़. माइनिंग और क्वेरिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, उनसे जो होने वाला पॉल्यूशन है उसको बहुत मिनिमम लेवल तक रिड्यूस करना और सभी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मेजर्स को यूज़ करते हुए माइनिंग और क्वेरिंग करने से जो लैंड डिग्रेडेशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा. अनदर वे इज़ रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ सब कम से कम करना ताकि जो लैंड डिग्रेड हो रही है इस वजह से जो इतने सारे केमिकल्स से वाटर बॉडीज़ और जो लैंड सरफेस डैमेज हो रहा है और उसकी फर्टिलिटी परमानेंटली चली जा रही है कुछ सालों के बाद, तो इस सब से बचने के लिए हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना चाहिए और जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं उनसे बचना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए. प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट. जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, वेस्ट हैं, उनको लैंड सरफेस या किसी वाटर बॉडी में रिलीज़ करने से पहले उनका प्रॉपर केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए. सो ये तो हुआ लैंड डिग्रेडेशन कैसे होती है, किन किन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होती है, उसके अलावा कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं. उसके बाद अब बात करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स की. सॉइल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और काफ़ी महत्वपूर्ण है अलग अलग प्रकार की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, स्पेशली हमारे देश में. तो इसमें हम सॉइल एज अ रिसोर्स की, सॉइल किस प्रकार का रिसोर्स है, उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं और लास्ट में हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में कि इंडिया में कौन कौन सी प्रमुख टाइप की मिट्टियां हैं, जो मिट्टी हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं. सो अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स विच ह्यूमन बींग्स हैव. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ as well as it supports many human activities like farming. Soil is a living system and takes millions of years to form a few centimeter. कुछ सेंटीमीटर की एक सॉइल की लेयर फॉर्म होने के लिए काफ़ी हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं. तो इसीलिए हमें इसको काफ़ी बचा कर रखना है ताकि आने वाली जनरेशन्स भी सॉइल का इस्तेमाल कर सकें एग्रीकल्चर के लिए और भी जो कोई यूजेस उनको करने हैं उन कामों के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि बहुत सारे कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं या अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पेरेंट रॉक, जो ओरिजिनल रॉक है वो किस प्रकार का है, उसके अलावा क्लाइमेट किस प्रकार का है, नेचुरल वेजिटेशन कैसी उगी हुई है उस सॉइल पे, ठीक है, उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, टाइम पीरियड कितना हुआ है उसको फॉर्म हुए, एसेट्रा. सो उसके बाद बात करेंगे कि कुछ ऐसे फोर्सेस हैं नेचर की जो सॉइल का नेचुरली डिग्रेडेशन करती हैं, जैसे कि एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, चेंज इन टेम्परेचर, विंड, ग्लेशियर्स, डीकम्पोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इससे भी क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो क्वालिटी है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है.
अब आगे बात करेंगे सॉइल इरोजन की। क्या होता है सॉइल इरोजन? द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल is known as soil erosion. The denudation of soil cover and washing down of the top layer is known as soil erosion. तो in short जो upper layer है soil की, जिसपे जो रिस्पॉन्सिबल होती है ज़्यादातर फार्मिंग जहाँ पे हम करते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए, उस लेयर का बह जाना उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। वो वाटर से हो सकता है, वो विंड से हो सकता है, वो ग्लेशियर के एक्शन से हो सकता है। जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन सॉइल इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन। जनरली एक बैलेंस होता है सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन में, यानी कि इरोजन जितनी हो रही है उतनी सॉइल फॉर्म भी हो जाती है। बट दिस बैलेंस हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। पर इस बैलेंस को इंसानों ने अपनी अलग अलग गतिविधियों से खराब कर दिया है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एसेट्रा। तो आगे अगर हम बात करें सॉइल इरोजन की, सो नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, वाटर एंड ग्लेशियर्स हैव लेड टू सॉइल इरोजन। द डीप चैनल्स कट थ्रू द क्लेई सॉइल्स आर नोन एज गलीज। ये देखिए डीप चैनल यानी कि एक पूरा पाथ, रास्ता गहरा गड्ढों की तरह बना दिया है अगर वाटर ने, जो काफ़ी तेज़ फ्लो करता है स्पेशली वहाँ पर जहाँ पे क्लेई सॉइल है। तो इस प्रकार के इरोजन को हम कहते हैं गलीज, जिसमें कि बहुत गहरे रास्ते, चौड़े रास्ते बना दिए हैं पानी ने, इरोजन करके काट दिया है पूरा मिट्टी को। दिस टाइप ऑफ लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। इस प्रकार की जो ज़मीन है वो कल्टीवेशन के लिए आइडियल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर कल्टीवेशन करना, इसीलिए इस प्रकार की ज़मीन को हम जो इरोड हो चुकी है उसको कहते हैं बैड लैंड। सच लैंड्स आर नोन एज रेवाइंस इन द चंबल बेसिन। तो चंबल नदी है जो हमारे सेंट्रल इंडिया में है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बह रही है, उस वहाँ पे जो आसपास का इलाका है उसको चंबल वैली कहते हैं। और जो चंबल वैली या चंबल बेसिन है वहाँ पर अक्सर गली इरोजन देखने को मिलती है और वहाँ पे इसको रेवाइंस के नाम से जानते हैं। आगे बात करें अगर, तो व्हेन वाटर फ्लोज एज अ शीट, जब पानी एक बहुत बड़े इलाके में फैल जाए और वो अपने साथ साथ इरोजन करके ले जाए, ये देखिए जैसे कि ये है, सो द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज वॉश्ड अवे। इसमें जब ऐसे पानी बहता है कहीं पे, एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में स्प्रेड हो रखा है, फैल रखा है, और वो अपने साथ टॉप लेयर को बहा के ले जाए, इस प्रकार के इरोजन को हम कहते हैं शीट इरोजन। द ब्लोइंग अवे ऑफ द टॉप लेयर इज ऑल्सो नोन एज विंड इरोजन। तो विंड से भी बहुत सारा इरोजन होता है, विंड से जो टॉप लेयर ब्लो होके चली जाती है उसको विंड इरोजन कहते हैं। इसके अलावा डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ऐसे मेथड्स ऑफ फार्मिंग जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, वाटर के फ्लो के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अगेंस्ट है, तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल टॉपिक्स वेल। हम ये जो सॉइल इरोजन के कारण पढ़े हैं, इसके अलावा हम अगले पार्ट में सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं वो कुछ मेथड्स देखेंगे, और जो भारत है उसमें किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और किन एरियाज़ में उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं वो हमने पढ़ना है अपने लास्ट पार्ट में, इंक्लूडिंग द मैप वर्क के साथ। सो असाइनमेंट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज सॉइल इरोजन? एक्सप्लेन गली इरोजन एंड शीट इरोजन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस सम मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द चेंज इन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में लैंड यूज पैटर्न में जो 2 पाई चार्ट्स दिए हैं उसमें क्या बदलाव आया, और व्हाट आर शेल्टर बेल्ट्स। सो if the video was informative, if you like the video, please press the like button, share it with your friends so that they can be benefited from the information. Also do comments so that we can make further improvements in the coming informative videos, and do not forget to subscribe my channel for latest updates of the new informative videos. Thank you and have a nice day.